नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। अगर आप हमारी बिहार लैंड सीलिंग एक्ट सीरीज की शुरुआत से फॉलो कर रहे हैं, तो अब तक आप इस कानून के पेंच, ज़मीन की श्रेणियां और कलेक्टर की धारा 45 बी की शक्तियों को अच्छी तरह समझ चुके होंगे, क्योंकि मैंने 3 वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। और यह है बिहार लैंड सीलिंग एक्ट 1961 का पार्ट 4, एग्जम्पशन एंड अपील्स। यानी इसको जब पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी और भी जानकारी हो जाएगी। यदि आप आम नागरिक है या तो लॉ के स्टूडेंट है, बिल्कुल आपके लिए वीडियो शिक्षाप्रद होने वाला है। लेकिन सही जानकारी के लिए, उचित सलाह के लिए आप किसी नज़दीकी एडवोकेट से ज़रूर संपर्क करें। आज यह वीडियो इस पूरी सीरीज का सबसे निर्णायक हिस्सा है। एक नए वकील या जागरूक व्यक्ति के रूप में आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि सर, अगर किसी मंदिर, मस्जिद, ट्रस्ट या गौशाला के पास सैकड़ों एकड़ जमीन हो तो क्या वहां भी सीलिंग कानून लागू होगा? ऐसा आपके मन में सवाल जरूर होगा। और दूसरा सवाल है, अगर राजस्व अधिकारी हमारे खिलाफ गलत आदेश पारित कर दें तो हम न्याय के लिए कहां अपील करेंगे? यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी आपको देखने को मिलता हो कि आपकी ज़मीन जो है आपके कब्जे में है बहुत सालों से, और सडनली देखते हैं कि आप जब उसे परचेज कर देते हैं, सेल कर देते हैं, तो वह पार्टी जो परचेज किया वह जब म्यूटेशन के लिए जाता है तो कहता है कि इस लैंड का सीलिंग हो चुका है। राइट? तो आपको इस वीडियो में इसका भी लाभ मिलेगा, जानकारी मिलेगा। आज के इस पार्ट 4 में हम इन्हीं दो बिंदुओं विषयों पर चर्चा करेंगे, जो धारा 29 में जो है क्या छूट मिली है, और अपील की प्रक्रिया को डिकोड भी करेंगे, यानी उसकी क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे हम करें। तो अंत तक जरूर बने रहें, और चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। आप भी जागरूक बनिए और अपने दोस्त रिश्तेदारों को भी जागरूक जरूर बनाइए। ज्ञान कितना भी क्यों न हो, उससे कोई चीज़ घटता नहीं है। चलिए सबसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले धारा 29 की, 29 की, सीलिंग कानून से छूट। कहाँ पर एग्जम्पशन है इस एक्ट का? दोस्तों, कानून बनाने वालों को भी पता था कि समाज के कुछ ऐसे संस्थान हैं जिनका काम मुनाफा कमाना नहीं बल्कि लोक कल्याण या धार्मिक कार्य है। इसलिए इस एक्ट में धारा 29 जोड़ी गई, जो कुछ खास जमीनों को सीलिंग की सीमा यानी सीलिंग लिमिट से बाहर रखती है। आपने 29 को समझ गया कि कब जो है यह एक्ट अप्लाई नहीं होगा। अब बात कर लेते हैं आगे की। धारा 29 के तहत इस प्रमुख जमीनों पर सीलिंग कानून नहीं होता है। कौन कौन से? तो आप यदि इससे पूरा देखते हैं तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी आपको माइंड में कि किस तरह की ज़मीन पर सीलिंग नहीं हो सकती है। आपको मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं वीडियो इंटरटेन के लिए नहीं बल्कि सीखने के लिए, समझने के लिए, नॉलेज के लिए बनाता हूं। इसीलिए मैं टेस्ट जो है स्क्रीन पर भी डालता हूं, ताकि आप कभी इसे नोट कर सके। यदि आप कभी भूल जाएंगे तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसे नोट कीजिए। चलिए, किसे किसे सीलिंग कानून लागू नहीं होगा? चलिए, पहला है धार्मिक या खैराती चैरिटेबल ट्रस्ट का जो ज़मीन है, जो किसी धर्म ट्रस्ट के अंदर आता है। अगर कोई ज़मीन किसी मान्यता प्राप्त मंदिर, मस्जिद, वक्फ बोर्ड या ट्रस्ट के नाम पर है और इसका इस्तेमाल सार्वजनिक धार्मिक कार्यों या लोक कल्याण के लिए हो रहा है, तो उसे सीलिंग से छूट मिलते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी जो है आम नागरिक जन कल्याण के पर्पज से हो ही रहा है। दूसरा है भूदान यज्ञ समिति की ज़मीन। आपको मालूम होगा कि आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के तहत समिति दान की गई और समिति के अधीन आने वाले ज़मीन पर सीलिंग लागू नहीं होती है। और तीसरा है गौशाला, जहाँ पर गौ माता को रखा जाता है, पशु को रखा जाता है। शैक्षणिक संस्थान, जहाँ पर आम लोग जो है कि बच्चे जो है शिक्षा प्राप्त करते हैं, नौजवान शिक्षा प्राप्त करते हैं, जैसे कि पंजीकृत गौशाला में हो गया। विश्वविद्यालय, मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों की ज़मीन भी इस सीमा से बाहर रखी गई है। और चौथा है चाय बागान, टी प्लांटेशन यानी टी गार्डन वाला जो एरिया होगा, उस ज़मीन को भी। बिहार में जहाँ भी चाय की खेती होती है, जैसे कि किशनगंज का कुछ इलाका,
वहाँ चाय बागान के लिए रखी गई जमीन को भी छूट के दायरे में रखा गया है। अभी तक आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आया होगा कि किसे किसे किस किस प्रकार के ज़मीन को सीलिंग नहीं किया जाएगा। धार्मिक वाले को हो गया, भूदान वाले, गौशाला, शैक्षणिक संस्थान और चाय बागान। चाय बागान का कुछ इलाका भी आपको बता दिया गया। इतना आपको समझ में आ गया। लेकिन ध्यान रहे, थोड़ी सी बात आपको और ध्यान रखना है कि यह छूट ऑटोमेटिक नहीं मिलती। ट्रस्ट या संस्थान को राजस्व विभाग या कोर्ट के सामने उचित दस्तावेज पेश करके यह साबित करना पड़ता है कि उनकी ज़मीन का इस्तेमाल वास्तव में उसी धार्मिक या शैक्षणिक उद्देश्य के लिए हो रहा है जिसके लिए ट्रस्ट बना हुआ है। यदि ऐसा नहीं होगा तो कोई भी आदमी दिखा देगा कि यह शैक्षणिक कार्य के लिए रखा गया है, यहाँ पर शिक्षा प्रदान की जाती है, या गौ माता के लिए गौशाला बनाया गया है, तो सही कागजात, सही डॉक्यूमेंट को प्रेजेंट करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है ताकि पारदर्शिता बने रहे और साफ साफ रहे कि यह ज़मीन जो है का उपयोग जो है सही रूप में किया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि न्याय का दरवाज़ा। यदि ऐसा होता है कि आपकी ज़मीन आपकी खुद की है और सीलिंग में चला गया तो आपको न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, फिर अपील और रिवीजन में आगे बढ़ना पड़ेगा। अब आते हैं कोर्ट प्रैक्टिस में जो सबसे अहम हिस्से हैं, क्योंकि कोर्ट प्रैक्टिस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए अंचलाधिकारी यानी सीओ साहब या तो डीसीएलआर भूमि सुधार उपसमाहर्ता ने सीलिंग केस में आपके खिलाफ आदेश जारी कर दिया। यानी आपने जैसे ही नया ज़मीन लिया वो ज़मीन जो है यदि सीलिंग में आ गया और सीओ साहब के यहाँ आपने मुटेशन के लिए दिया, सीओ साहब ने इसे रिजेक्ट कर दिया, आपने उससे ऊपर डीसीएलआर के पास भी गया, उनके खिलाफ भी आदेश आपके खिलाफ में जारी कर दिया, तो क्या करेंगे? आपकी पुश्तैनी ज़मीन को सरप्लस घोषित कर दिया कि यह ज़मीन जो है सरकार की एक्स्ट्रा वाली है, तो अब आप क्या करेंगे? यही सवाल आपके मन में घूमता होगा हमेशा, जो कि आप कभी किसी से पूछते होंगे, आधी अधूरी बताता होगा। तो वीडियो पर आगे बने रहिए, इसकी भी जानकारी मिल जाएगी कि यदि सीओ साहब या तो डीसीएलआर के द्वारा आपका ये बता दिया जाता है, आदेश दिया जाता है कि ये ज़मीन सीलिंग में आ गई और या तो ये पुश्तैनी ज़मीन जो है सरप्लस घोषित कर दें। घबराइए मत, कानून आपको ऊपर की अदालतों में जाने का पूरा मौका देता है। इसीलिए देता है कि हो सकता है कि किसी भी रिकॉर्ड के कारण या तो क्लर्क के मिस्टेक के कारण या तो अनजान होने के कारण कभी बाय मिस्टेक आपको आदेश पारित हो जाए, इसीलिए आपको ऊपर कोर्ट में जाने का आदेश है अलाउ किया जाता है, मौका मिलता है। राष्ट्र मुकदमों में अपील की सीढ़ी कुछ इस तरह होती है। जैसे आप जानते हैं कि पहला अपील आप करेंगे डीसीएलआर यानी या तो अनुमंडल पदाधिकारी एसडीओ के आदेश के खिलाफ आप जिले के कलेक्टर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या तो डीएम या जिसको एग्जीक्यूटिव कोर्ट बोलते हैं, आपको अपील करना है निचली अदालत या तो आप एसडीओ या तो डीसीएलआर का जो आदेश है उन आदेश को आप अपील कीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा कर के, ठीक है, वहाँ न्यायालय में अपील कर सकते हैं। दूसरा कदम है रिवीजन का। अगर कलेक्टर महोदय का फैसला भी आपके खिलाफ जाता है, यदि आपके पक्ष में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, यदि इनके खिलाफ जाता है, आपके खिलाफ जाता है तो आप प्रमंडलीय आयुक्त यानी कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर के न्यायालय में रिवीजन यानी पुनरीक्षण याचिका दायर कर सकते हैं। आप यहाँ से जैसे ही डीसीएलआर कोर्ट से सीलिंग वाली भूमि को कलेक्टर के कोर्ट में जाते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाते हैं, वहाँ से भी यदि रिजेक्ट हो जाता है और आदेश दे दिया जाता है तो आप कमिश्नरी जाइए, कमिश्नरी में उसे फाइल कीजिए। और तीसरा स्टेप जो है वो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। कमिश्नर के आदेश के खिलाफ अंतिम जो है वह है राजस्व अदालत यानी राजस्व परिषद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में केस चला जाएगा, जो कि ऑलरेडी ट्रिब्यूनल है। आप वहाँ पर जाकर के लास्ट में ज़रूर अपना केस को ले जा सकते हैं। वह आप कमिश्नर के आदेश को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और अगर राजस्व विभाग के इन तमाम स्तरों के बाद भी आपको लगता है कि कानून की धज्जियां उड़ाई गई है, यानी आपके साथ अन्याय हुआ है, आपके साथ सब कुछ था, उसके बाद भी आपको लगता है कि आपको न्याय नहीं मिला है, सही आप अभी तक नाखुश हैं, तो आप दोस्तों क्या करेंगे उसका भी उपाय बताता हूँ। आपके मौलिक अधिकारों का हनन हुआ ऐसा लगता है तो भारत का संविधान आपको अधिकार देता है कि आप अनुच्छेद 226 के तहत सीधे माननीय उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में रीट पिटीशन दायर कर सकते हैं।
रीट पिटीशन के लिए यदि आप नीचे अदालत में नहीं जाते हैं, आप ऊपरी अदालत में डायरेक्ट हाई कोर्ट में रीट पिटीशन फाइल करते हैं, तो हो सकता है कि वहाँ से आपको फिर भेजा जाएगा कि आप निचली अदालत में क्यों नहीं गए, स्टेप बाय स्टेप क्यों नहीं आए। इसलिए आप डीएम से कमिश्नरी, वहाँ से आप आगे बढ़िए, तब रीट फाइल कीजिए तो बेहतर होगा। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी बिहार भूमि सुधार सीलिंग अधिनियम 1961 की यह 4 भागों की महासीरीज संपन्न होती है। हमने धारा 1 से लेकर के परिवार की परिभाषा, जमीन की श्रेणियां, सरप्लस का अधिकरण, धारा 45B, आज धारा 29 के तहत मिलने वाली छूट को बारीकी से समझा। मैंने अलग अलग वीडियो में अलग अलग चीज़ बताया है, आप प्लेलिस्ट में भी जाके चेक कर सकते हैं और अलग अलग वीडियो को पूरा देखेंगे। यदि अधूरा देखेंगे तो समझ में नहीं आएगी। जमीन से जुड़े विवाद पीढ़ियों को प्रभावित करती है, इसलिए एक मजबूत कानूनी जानकारी ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। अगर आपको यह सीरीज ज्ञानवर्धक लगी हो, इससे आपके कानूनी ज्ञान में वृद्धि हुई हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपने दोस्तों, कानून के छात्रों और साथी वकीलों के साथ इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप अगला वीडियो किसी कानून विषय या ड्राफ्टिंग पर चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मैं हूं एडवोकेट जयशंकर प्रसाद निराला। अपना और अपने अधिकारों का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।